आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हमारे देश में शादी एक बड़ा उत्सव है। शादी का मुख्य आकर्षण दूल्हा होता है। ऐसी ही एक शादी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। यहाँ दूल्हा लंदन का था और दुल्हन महाराष्ट्र के संभाजी नगर की। प्यार अंधा होता है, प्यार के आगे किसी का जोर नहीं चलता और फिर जात पात और सरहद जैसी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। प्यार में पड़कर व्यक्ति वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। तभी विदेशी लड़कियों की भारत के छोटे शहरों के लड़कों से प्यार और फिर भारत आकर शादी करने की घटनाएं आम है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ दूल्हा एडवर्ड विदेशी है और दुल्हन सांची देसी। संभाजी नगर की सांची की 3.5 साल पहले लंदन में रहने वाले अपने प्रेमी एडवर्ड से मुलाकात हुई। प्यार हुआ। सांची ने अपने प्यार के बारे में अपने परिवार को बताया और परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। शर्त बस इतनी थी कि शादी देश में होनी चाहिए और वो भी बौद्ध रीति से। लड़की के लिए ये हालत बहुत मुश्किल थी। फिर कोविड आया, लॉकडाउन लगा। आखिरकार लंदन से दूल्हा अपने परिजनों को साथ लेकर अपनी दुल्हनिया को लाने भारत पहुंचा और विधि विधान के साथ अपनी महबूबा को अपनी दुल्हन बनाने में कामयाब हो गया। सरकारी स्कूल में 57 साल पहले पढ़े छात्र जब एक साथ उसी स्कूल में मिले तो उसका आनंद क्या होगा, बयां करने के लिए अल्फाज नहीं मिलेंगे। तस्वीरें एमपी के नरसिंहपुर की हैं। करेली की शासकीय प्राथमिक शाला यूं तो सारे शहर की पिछली पीढ़ी का विद्यालय रही है, लेकिन जब यहाँ 1960 से 65 के बीच पढ़ने वाले छात्र अपनी यादों को ताज़ा करने जुटे तो माहौल इमोशनल हो गया। बीते दिनों में 23 साथियों के छोड़ जाने का गम था, तो जितने हैं उनके मिलने की खुशी भी कम नहीं थी। 57 साल पहले जिस स्कूल में पढ़े उसी के एक कमरे में आयोजित हुआ सहपाठी सम्मेलन। 1965 के बैच के 52 छात्रों में से 26 यहाँ जुटे। उस समय के पाकिस्तान और चीन के युद्ध पर भी बात हुई, तो उस दौरान पहली बार देखे कर्फ्यू और ब्लैकआउट पर भी चर्चा हुई। 1960-65 के बीच के हम लोग सभी स्टूडेंट आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 1962 में भारत चाइना का आक्रमण हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसी दरमियान उषा भार्गव कांड भी हुआ था। ढलती उम्र में बहुत कुछ बदल गया, पर जब ये सब यहाँ मिले तो माथे पर आई शिकन और बालों की सफेदी के बीच सब में बचपन की झलक नजर आई। ज्यादातर पूर्व छात्र घर के मुखिया हैं, ऐसे में जिम्मेदारियां बहुत हैं, पर बचपन की ताजा हुई यादों ने उन्हें खुलकर मुस्कुराने का मौका जरूर दे दिया, जो बताता है कि बचपन के दिन सबसे सुखद होते हैं। देश भर में होली दहन से 1 महीने पहले होली का डंडा रोपने की परंपरा है। ऐसे में राजस्थान के राजसमंद में माघ मास की पूर्णिमा यानी 5 फरवरी को होली का डंडा रोप दिया गया। हालांकि अब अधिकांश जगह यह डंडा होलिका दहन के 1 दिन पहले रोपकर खाना पूर्ति की जाती है, जबकि असल में यह डंडा होली से ठीक 1 महीने पहले माघ पूर्णिमा को रोपा जाता है। होली के उत्सव का पहला काम होली का डंडा या डांडा चौराहे पर गाड़ना होता है। होली का डंडा एक प्रकार का पौधा होता है जिसे सेम का पौधा कहते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें कांकरोली और नाथद्वारा की है, जहां शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ होली का डंडा रोपण किया गया। सूर्यास्त के बाद श्री जी की हवेली डंडारोपण किया गया। श्रीनाथ जी मंदिर के कर्मचारी, मशालची और सेवा वाले कीर्तन गान करते हुए श्रीनाथ जी मंदिर से होली दंड लेकर तहसील रोड स्थित होली मगरा पर पहुंचे, जहां पर मंदिर के राजपुरोहित डॉक्टर परेश नागर ने वैदिक मंत्रोच्चार से होली दंड की पूजा करवाई। पूजा करने के बाद उसे रोपा गया। होली का डंडा रोपण के साथ ही मंदिर में धमार की धूम शुरू हो गई। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लंबे अंतराल के बाद बाबा अब अपने अपनों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर के द्वार 6 फरवरी से आम जन के लिए खुल गए। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने रविवार शाम नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी साझा की थी। और आप हमारी देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ही दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो है
वो घाटों पहुँचा है। किस तरह से भक्तों का तांता आज पहले दिन लगा है, जबकि अभी मंदिर कुछ देर पहले ही खुला है। मंदिर कमेटी के मुताबिक 13 नवंबर को दर्शन व्यवस्था आम जन के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। भक्तों को सुलभ और सुगम दर्शन करवाने के लिए प्रशासन ने मंदिर क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र में रास्तों का विस्तार किया गया है। मंदिर के अंदर सभा मंडप को हटाकर कतारों की संख्या बढ़ाई गई है, यानी अब भक्त 16 कतारों में आसानी से दर्शन कर सकेंगे। हर भक्त को दर्शन के लिए औसत 4 मिनट का समय मिलेगा। इन्हीं सारे बदलाव और व्यवस्थाओं के लिए 13 नवंबर 2022 को मंदिर बंद कर दिया गया था। दीवारों पर संस्कृति साकार हो उठी है, दीवारें बोल उठी हैं। तस्वीरें बिहार के पावापुरी जंक्शन की है। रेलवे यात्रियों और पर्यटकों को लुभाने के लिए नालंदा जिले के पावापुरी जंक्शन को नया लुक देने का काम तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि पटना आर्ट के पेंटर पावापुरी जंक्शन को सजा संवार रहे हैं। जंक्शन के मुख्य द्वार के पास वाली जगह को भगवान बुद्ध और जल मंदिर की आकृतियों से सजाया गया है। इसके साथ ही आसपास की दीवारों पर केले के पौधे की आकृति उकेरी जा रही है। बता दें कि इस रेलवे जंक्शन पर प्रतिदिन दिल्ली समेत कई राज्यों से यात्री पहुंचते हैं और पर्यटन स्थल का दीदार करते हैं। वॉल पेंटिंग से जंक्शन को सजाए जाने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि स्टेशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, जो मन को काफी भा रहा है। घुंघरुओं की झनकार, ढोलक की थाप और सामूहिक रूप से एक ही स्वर में गायन कर रहे ये ग्रामीण किसी कार्यक्रम में नृत्य नहीं कर रहे। ये जिस उत्सव को मना रहे हैं उसे शैला उत्सव कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश के मंडला जिले के आदिवासी मनाते हैं। लोक नृत्य गीत की ये परंपरा अद्भुत, अलौकिक और दिव्य है। आप देख रहे हैं किस तरह से सामूहिक रूप से ढोल मंजीरों की थाप पर ये लोग नृत्य कर रहे हैं, जैसे लग रहा है दही हांडी का आयोजन हो। इस उत्सव में पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं। इनके पैरों की थिरकन, लय और ताल बिल्कुल सधे हुए हैं। ये उत्सव यहाँ के लोग अपने पुरखों की लोक संस्कृति को बचाने, गांव में खुशहाली लाने के लिए कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये उत्सव खरीफ की फसल आने और रबी फसल की बोवनी से फुर्सत होने के बाद ही ग्रामीण मनाते हैं। गायक मोहित चौहान ने अपनी मधोश आवाज से धनबाद के IIT ISM के छात्रों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 3 से 5 फरवरी तक चले कल्चरल फेस्ट के आखिरी दिन बॉलीवुड सिंगर मोहित चौहान पहुंचे। मोहित के गानों पर स्टूडेंट्स झूमते थिरकते नजर आए। साल 2023 से सृजन की शुरुआत काफी शानदार रही है। कोरोना के 2 साल बाद इस तरह के आयोजन को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना था कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 सालों से सभी आयोजनों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार के भव्य आयोजन से सभी में काफी खुशी देखी जा रही है। मोहित चौहान के गानों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। तिलक नहीं, दहेज नहीं, शादी कोई व्यापार नहीं, खरीदा हुआ जीवन लड़की को स्वीकार नहीं। सामूहिक विवाह समारोह की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से आई है। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि सामूहिक विवाह सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव बड़े व्यापक हैं, समाज हित में है। सचमुच किसी कमजोर, जरूरतमंद या असहाय परिवार की कन्या का विवाह कराने से बढ़कर कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। तभी आज हर छोटे बड़े जिलों, कस्बों या शहरों में कई वैवाहिक संस्थाएं मिलजुल कर सामूहिक विवाह के माध्यम से सैकड़ों कन्याओं के हाथ पीले करवा रही है। प्रशंसनीय बात यह भी है कि अब इन सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में अच्छी खासी संस्था भी देखी जा रही है। इन संस्थाओं के बैनर तले शादियां कराने पर समय की बर्बादी,
दान दहेज और फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों से भी समाज को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाज का बड़ा वर्ग भी इसमें सम्मिलित हो, ताकि कोई भी जरूरतमंद और कमजोर परिवार अपनी नजरों में हीन भावना न महसूस करे। ऑटो रिक्शा भारत में एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा है। कई ड्राइवर अक्सर अपने तिपहिया वाहनों को अलग अलग तरीके से सजाते हैं, उन्हें अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपग्रेड भी करते हैं। ऐसे ही मॉडिफाई किया हुआ एक ऑटो रिक्शा का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक साधारण ऑटो रिक्शा को एक लग्जरी वाहन के रूप में डिजाइन किया गया दिखाया गया है। छत रहित वाहन को चमकदार काले बाहरी और आलीशान सीटों से सजाया गया है। इसे कहते हैं गजब का टैलेंट। लुक के आगे मर्सिडीज BMW सब फेल। सचमुच हम भारतीय बहुत सी चीजों को बेहतर आकार देने में सर्वश्रेष्ठ और प्रशंसनीय हैं। ये इकलौता ऑटो रिक्शा नहीं है जो अपने लुक की वजह से वायरल हुआ है। मई 2022 में दिल्ली के एक ऑटो रिक्शा चालक महेंद्र कुमार को अपने वाहन के ऊपर एक बगीचे का वीडियो वायरल होने के बाद प्रसिद्धि मिली। कुमार ने अपने ऑटो रिक्शा की छत पर टमाटर, भिंडी, लौकी और पालक जैसे 25 प्रकार के पौधों के साथ एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया था। एमपी के बुरहानपुर स्थित रेणुका मंदिर क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा स्थल पर ही डेरा डाल रखा है। इन हजारों लोगों के भोजन के लिए आयोजन समिति ने खास पहल की है, जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। कथा के दौरान प्रतिदिन 14 से 15 गाँवों से श्रद्धालुओं के लिए रोटियां मंगाई जा रही हैं। एक घर से 50 से 100 रोटियां भेजी जा रही हैं। इसके लिए बकायदा लिस्ट तैयार की गई है कि किस दिन किस घर और गांव से रोटी आएगी। पहले दिन 25 से 30 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। रोटी मैनेजमेंट को सफल बनाने में शामिल हुई महिलाएं इस बात से काफी खुश हैं कि शहर में कथा सुनने आए मेहमान उनके हाथों से बनी रोटियां खा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। घर जाने की खुशी शब्दों के जरिए बयान नहीं की जा सकती, लेकिन खुशी खामोश भी भला कैसे रह सकती है। इसीलिए प्लेन में सवार होते ही मुसाफिरों की जुबान से भारत माता के जयकारे लगने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय जयकार लगाने वालों में हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग देखे जा सकते हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हर नागरिक को अपने राष्ट्र पर स्वाभिमान और गर्व होता है। देशभक्ति की भावना उसे बचपन से ही अपने परिवेश, परिवार और पाठशाला से मिलनी शुरू हो जाती है। देश पर गर्व की अभिव्यक्ति वो विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाकर करता है। तभी हर देश में राष्ट्रगान गाने या बजाने को लेकर विधि विधान है। विशेष मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। 5 फरवरी 2022 को एक अंतिम प्रयास किया गया ताकि भारत की कोयल इस संसार में बनी रहे, लेकिन तब तक नियति ने निर्णय ले लिया था कि मृत्यु लोक के वासियों ने इसकी मधुर मोहक वाणी का रसानुभव और आनंद जितना प्राप्त करना था कर लिया। अब सृष्टि के रचयिता को भी अपनी इस अद्वितीय रचना का आनंद लेना है, क्योंकि अब ऐसी रचना संभवतः रचना काल 500 वर्ष नहीं कर सकते। सो अब बहुत हुआ, अब लता मंगेशकर को वापस आना है। सो 6 फरवरी 2022 को संगीत का ये ध्रुव तारा इष्ट में लीन हो गया। पहली पुण्य तिथि पर स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को रेत के जादूगर सुदर्शन पटनायक ने अनोखी श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय गायिका लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सचमुच इस कायनात से कभी गुम नहीं होगा लता मंगेशकर का स्वर।
आत्मरक्षा का प्रदर्शन करते स्वयं सेवकों की ये तस्वीरें यूपी के बरेली से आई है। रविवार को संघ की शाखाओं से जुड़े स्वयं सेवकों ने आत्मरक्षा के अलग अलग तरीके प्रदर्शित किए। आत्मरक्षा के लिए दक्षिण भारत का चिरुआउड़ी नामक छोटे दंड के रूप में यष्टि प्रयोग करके दिखाया। स्वयं सेवक लाठियां लेकर दौड़ पड़े। यह एक तरह का अभ्यास था आत्मरक्षा का। जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो कैसे अपने प्राणों की रक्षा की जाए, इसका स्वयं सेवकों ने प्रदर्शन किया। एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में संघ की शाखा से जुड़े स्वयं सेवकों ने अपने प्रयोग का प्रदर्शन किया। 12 नगरों ने 12 प्रकार के प्रयोग किए। इसके पश्चात सभी ने सामूहिक योग किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संघ की शाखाओं में प्रतिदिन होने वाले अभ्यास और प्रयास को समाज के समक्ष रखना था। शिवनाथ कार्यक्रम बरेली महानगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आयोजित किया था। 12 नगरों में जो शाखाएं लग रही हैं उनमें अच्छे जो स्वयंसेवक प्रदर्शन करने योग्य हैं वो सभी स्वयंसेवक आज इस शिवनाथ कार्यक्रम में समाज के समक्ष अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। नजारा ऐसा कि नजरें नहीं हटें। तभी तो जम्मू कश्मीर को धरती सचमुच कुदरत ने इसे सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल आप जिस नजारे पर कुर्बान हैं, वहाँ के बाशिंदे बैंक की सुविधा से महरूम हैं। मेंढर के सलवा गांव के बाशिंदे जिम्मेदारों से एक अदद बैंक ब्रांच की गुहार लगा रहे हैं। गांव की आबादी 20,000 है, लेकिन गांव में बैंक नहीं होने से लोगों को पैसे निकालने के लिए शहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार जिम्मेदारों तक अपनी गुहार पहुंचाई, लेकिन उन सब ने बैंक खोलने की जरूरत नहीं समझी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पे सलवा में 2012 में जो J&K बैंक की जो ब्रांच है वो सैंक्शन हुई थी। तो यहाँ पे हमारे जो 3-4 पंचायतें जो 90% जो अगर यहाँ बैंक आ जाता है, हमारी ब्रांच यहाँ खुल जाती है तो 90% लोगों को ये कवर करेगी। कहावत है, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसका मतलब है कि पानी में रहकर भला मगरमच्छ से दुश्मनी कौन करता है, क्योंकि मगरमच्छ पानी की दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है, जिसके जबड़ों से बचकर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस वजह से ज्यादातर जानवर अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ से दूर ही रहते हैं। लेकिन मगरमच्छ भी कुछ जानवरों से डरते हैं, जैसे कि वो भैंसों से दूर ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर जंगल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ को एक बड़ी भैंस पर हमला करते देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में आप दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देख सकते हैं। इस दौरान भैंस का कोई भी साथी उसकी मदद के लिए नहीं आता। एक बार तो लगता है जैसे मगरमच्छ ही जीतेगा और भैंस को पानी में खींच ले जाएगा, लेकिन भैंस हार नहीं मानती और मगरमच्छ को खींचकर पानी से बाहर ले आती है। दोनों के बीच काफी देर तक खींचातानी चलती है, फिर मगरमच्छ भैंस को छोड़कर पानी में वापस भाग जाता है। आज कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है तो कोई जाति और कोई भाषा। ऐसे में हमें अपने धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र के साथ मानव धर्म के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मानव धर्म से ही सभी जाति, देश, धर्म, पंथ हैं। ऐसी ही एक तस्वीर खजुराहो से निकल कर आई है, जो विश्व शांति का संदेश दे रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये शख्स बारबी है, जो अमेरिका से आया है और विश्व शांति का संदेश दे रहा है। गाने पर थिरकते इस शख्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आसपास अव्यवस्थाएं ना फैलाएं, बल्कि शांति का परिचय दें और खुशियां बांटें। इसके हाथों के ये बैनर, चेहरे पर मुस्कान, शांति संदेश की गवाही है। खाने पीने की ये व्यवस्था इसीलिए क्योंकि हिमालय किरण यानी कि हंगोल बर्फबारी और ठंड में खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के दाची गाम नेशनल पार्क में सर्दियों के मौसम में हंगोल के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में और खास तौर से बर्फबारी के चलते हंगोल के रूप में पहचान रखने वाले हिरण के लिए अपने स्तर पर भोजन की व्यवस्था कर पाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में वन्य विभाग के अधिकारियों की ये कोशिश होती है कि हंगोल तक उचित भोजन पहुंचाया जाए। ढेर सारी चुनौतियों के बीच भी वन्य अधिकारी हंगोल को भोजन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले से ही ये तैयारी करके रखते हैं कि जब स्नोफॉल आएगा तो उनके लिए ऊपर खाना नहीं मिलता है सर, तो फिर हम यहाँ पे आते हर रोज़ सुबह सवेरे में भी जब हम खाना डालते हैं, फिर हम शाम को आते हैं। अगर इन्होंने खाया होगा तो हम दूसरी बार इनको डालते हैं सर। हमारे अफसर लोग भी तैयार रहते हैं इनके लिए,
उनको बोलते हैं सर कि हमें खाना खत्म हो गया, वो दूसरी गाड़ियाँ भेजते हैं सर। पुरातत्व विभाग की लापरवाही से कपासान उपखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक शिलालेख खत्म होने की कगार पर है। मामला चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ 6 शिलालेख कपासन कस्बे में धाड़ी के चबूतरे के नाम से जाने जाने वाली इमारत के बाहर लगे हैं, जो लगातार सड़क और नाली के निर्माण के चलते अब नाली में समाने की कगार पर हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि रियासत काल में इस जगह पर मेवाड़ राज दरबार से आने वाले अधिकारी आकर राजस्व की वसूली करते थे। महकमा शायद आज ये दुकान चाइनीज बेच का जो जो वहाँ भेजे और महाराणा भेजे में बाजार में स्थित दानी चबूतरा जो बिल्डिंग है वो लगभग 200 साल पुरानी प्रतीत होती है या उससे अधिक। उस समय कर वसूलने के लिए जो राजाओं की ओर से व्यवस्था की गई थी, उसके पास कोने पर पुरानी लिपि और पुराने उकेरे हुए चित्र अंकित है। आप घर से निकले ही हो और आपकी नजर सड़क पर घूम रहे जंगली हाथियों पर पड़ जाए तो सोचिए क्या होगा। कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। जंगली जानवरों को आने से रोकने में वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। यहाँ जगजीतपुर क्षेत्र में विद्या मंदिर स्कूल के पास रिहायशी क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड घुस आया, जिससे लोग दहशत में आ गए। कॉलोनी में हाथियों के झुंड को देखकर एक बारगी तो लोग सहम गए। कुछ देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी में हाथियों के झुंड के आने की सूचना वन विभाग को दी गई। हालांकि वन कर्मियों के पहुंचने से पहले ही कॉलोनी वासियों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया था। गनीमत रही कि रिहायशी क्षेत्र में घुसे हाथियों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि रिहायशी क्षेत्र में हाथियों के आने से लोगों में दहशत बनी हुई है। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। तुर्की में अब तक 284 लोगों की जान चली गई है और 2300 लोगों के घायल होने की खबर है और हताहतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यही हाल सीरिया का है, जहां से 237 लोगों की मौत की खबर आई है। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियानटेप शहर था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई है। इसका असर भी दिख रहा है। दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 18 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इनकी तीव्रता 4 से ज्यादा थी। पहले भूकंप के बाद आए 7 बड़े भूकंप के झटकों की तीव्रता 5 से ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ घंटों और दिनों तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाएंगे। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।